अंदर हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर मैं आपसे कहूं आइडियल गैस इक्वेशन कितने लॉ का कॉम्बिनेशन है, तो हम कहते हैं कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लॉज। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लॉज। ये तीन लॉ का कॉम्बिनेशन है आइडियल गैस इक्वेशन, जिसको आप जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। कौन कौन से तीन लॉज इसमें आते हैं बच्चों? सबसे पहले इसमें आता है बॉयल्स लॉ। ये ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं बच्चों, ये तीनों लॉज। सेकंड हमारे पास है चार्ल्स लॉ। थर्ड हमारे पास है एवोगैड्रोस लॉ। इन तीनों लॉ को कंबाइन कर दें तो जो नई इक्वेशन बनती है उसे हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, या जिसे जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं। आगे जाके पढ़ाऊंगा कि इसको तब आइडियल गैसेस ओबे भी करती हैं। तो बच्चों ये तीन लॉज का कॉम्बिनेशन है अकॉर्डिंग टू, सबसे पहले हम लिखते हैं बॉयल्स लॉ, क्योंकि हम इसकी डेरिवेशन करने जा रहे हैं बच्चों। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अगर आपको बॉयल्स लॉ याद हो तो बच्चों मैंने एक स्टेटमेंट आपको याद करवाई थी कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। जबकि दो चीजों को आपने कांस्टेंट रखना है, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं व्हेन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर केप्ट कांस्टेंट। अगर हम इनको कांस्टेंट रखें तो हमारे पास ये बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है। अब इसी तरीके से इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। सेकंड हमारे पास है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अगर आपको ये लॉ याद हो, इसकी स्टेटमेंट मैंने याद करवाई थी, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी हम इसकी स्टेटमेंट अगर हम ज़हन में रखें तो हमारे पास ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हमने कुछ ऐसे लिखी थी, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जबकि कौन कौन सी चीज़ें आपने कांस्टेंट रखनी है? व्हेन प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर केप्ट कांस्टेंट। ये हमारे पास है और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं बच्चों। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तीसरा लॉ एवोगैड्रोस लॉ, ये भी लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ बच्चों, इसकी स्टेटमेंट आपके ज़हन में होगी, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू number of moles. Volume of given mass of a gas is directly proportional to number of moles. Volume of given mass of a gas is directly proportional to number of moles. इसे इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। और इसको इक्वेशन नंबर 3 क्या बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया मैंने। सपोज करें ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3, इसके सामने क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट रखनी है बच्चों? इसकी इक्वेशन नंबर 3 इसके सामने लिख दिया। क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट हैं? व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट। अगर इनको आप कांस्टेंट रखें तो। अच्छा बच्चों, इन तीनों स्टेटमेंट को अगर आप देखें तो वॉल्यूम के साथ इनके रिलेशन है। तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो आपके पास नई मैथमेटिकल फॉर्म इसकी आ जाएगी, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1/p इंटू t इंटू n। अच्छा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं बच्चों। यहां प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल और कांस्टेंट आएगा। तो V इज इक्वल टू, यहां कांस्टेंट R लिया जाता है बच्चों। R कांस्टेंट है, आइडियल गैस कांस्टेंट इसको पढ़ते हैं। इसकी यूनिट भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं पढ़ाऊंगा। R को आइडियल गैस कांस्टेंट कहेंगे। ये ऐसे बन जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया। अब P को उधर ले जाएं, इसको रीअरेंज करें तो ये बन जाएगा PV
इज इक्वल टू, तरतीब से लिख लेते हैं, nRT। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन फॉर n moles। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन फॉर n moles। वेयर आर के बारे में एक लाइन बता देता हूं बच्चों, बाकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आर को पढ़ते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट या जनरल गैस कांस्टेंट, या इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोला जाता है बच्चों। जनरल गैस कांस्टेंट कहें, आइडियल गैस कांस्टेंट कहें, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहें, इसकी कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर याद भी करेंगे। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन फॉर n moles। फॉर 1 mole ऑफ ए गैस, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? फॉर 1 mole ऑफ गैस, तो ये इक्वेशन बन जाएगी PV इज इक्वल टू RT। क्योंकि जो हमारे पास n है वो आपने लिख दिया n इज इक्वल टू 1, क्योंकि n मोल्स को डिनोट करता है, तो 1 मोल्स के लिए ये बन जाएगा। तो ये भी एक इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। इसको बॉक्स में लिखने का मतलब ये है कि आप न्यूमेरिकल के लिए इसको ज़हन में रखें। इसको अगर मैं रीअरेंज करूं बच्चों, तो अगर रीअरेंज करता हूं तो r को एक साइड पे ले आता हूं तो r इज इक्वल टू बन जाएगा PV ओवर T हो जाएगा। अब मेरे पास एक गैस है, उसकी दो डिफरेंट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन के लिए 1 का लेबल लिखूंगा और उसकी फाइनल कंडीशन के लिए 2 का लेबल लिखूंगा। तो मेरे पास फॉर फर्स्ट कंडीशन ऑफ गैस, फॉर फर्स्ट कंडीशन ऑफ गैस, तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी R इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन T1, ये बन जाएगी। और कहां तक पहुंच चुके थे? इक्वेशन नंबर 3 तक। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 सपोज कर लेते हैं। अब फॉर सेकंड कंडीशन ऑफ ए गैस क्या होगी कि अगर हम उस गैस के अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं तो उसकी सेकंड कंडीशन, फॉर सेकंड कंडीशन ऑफ गैस, जो उसकी गैस की सेकंड कंडीशन है, तो मेरे पास यही इक्वेशन आ जाएगी R इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2, और इसे इक्वेशन नंबर 5 कह दूंगा। बच्चों अब अगर मैं कंपेयर करूं इक्वेशन 4 एंड 5 को, कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, तो मेरे पास ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या बन जाएगी? तो यहां पे हम लिखने लगे हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, तो यही मैथमेटिकल फॉर्म आपके पास बन जाएगी P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, और ये भी बॉक्स में लिखने का मतलब ये है कि बच्चों आप इसको याद करें ताकि ये न्यूमेरिकल में काम आए। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत इजी हैं बच्चों, बार बार इसलिए कहता हूँ कि जस्ट आप इनके फार्मूले याद करें, इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसके आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। साथ साथ इनकी एग्जाम्पल जो हैं आप खुद प्रैक्टिस किया करें। अब बच्चों इसकी सिग्निफिकेंस क्या है जी? हम नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर है ये बच्चों, सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन की सिग्निफिकेंस ये है कि आप इसकी मदद से दो चीजें फाइंड कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन वी कैन डिटरमिन, विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन वी कैन डिटरमिन, नंबर 1 मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैस निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस फाइंड कर सकते हैं। सेकंड डेंसिटी ऑफ गैस फाइंड कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ गैस फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं सबसे पहले आप इसकी सिग्निफिकेंस में मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैस कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो बच्चों मैं आपके सामने इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैस जो है वो फाइंड करने जा रहा हूं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैस हम इसमें से कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हम हेडिंग बनाते हैं बच्चों इसमें, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैस। पहली सिग्निफिकेंस में हम हेडिंग बना रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैस, डिटर्मिनेशन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ
गैस। ये कैसे फाइंड होता है? अभी तो बच्चों आपको इतना पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, हमने एक मैथमेटिकल फॉर्म अभी याद की। जब भी हमें आइडियल गैस इक्वेशन पूछी जाएगी तो हमारे पास उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है PV इज इक्वल टू nRT। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन फॉर n मोल्स, वेयर n क्या चीज़ है बच्चों? n तो मोल्स हैं, और मोल का फार्मूला क्या होता है? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास इन ग्राम को हमारी बुक फेडरल की W से डिनोट करती है, पंजाब टेक्स्ट बुक वाले स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसलिए अगर पंजाब टेक्स्ट बुक वाला इसको देख रहा है तो बच्चों वो स्मॉल m से डिनोट करें। इसी तरीके से वैसे इससे भी डिनोट हो सकता है, हम अपनी बुक को फॉलो कर रहे हैं फेडरल की किताब को, तो मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ये लिख दिया, ठीक है। n क्या है? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसमें इस इक्वेशन को मैं नए सिरे से शुरू कर रहा हूं बच्चों, और क्योंकि इसकी एक सिग्निफिकेंस है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, तो PV इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास W/m RT आ जाएगा, क्योंकि आपने मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है जिसे मोलर मास कहते हैं। इसको इधर ले आए, m इज इक्वल टू आ जाएगा WRT/PV हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपको मास इन ग्राम गिवन हो, टेम्परेचर गिवन हो, और इसी तरीके से आपके पास प्रेशर गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, R की तो एक कांस्टेंट वैल्यू है जो आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाई जाएगी, उसको आप पुट कर दें तो बच्चों आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड एप्लीकेशन इसकी है, मैंने कहा डेंसिटी ऑफ ए गैस कैसे फाइंड हो सकती है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए गैस, डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए गैस। अच्छा बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए गैस भी आप इसी मैथमेटिकल फॉर्म से निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हम लिखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। आप आइडियल गैस इक्वेशन पुट करें, PV इज इक्वल टू nRT। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। अभी थोड़ी देर पहले बच्चों हमने एक फार्मूला पढ़ा कि n इसमें मोल्स को डिनोट करता है, और इसका फार्मूला है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसकी वैल्यू पुट करते हैं इसमें। जब इसकी वैल्यू आप पुट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा PV इज इक्वल टू W/M/RT। ज़रा रीअरेंज करते हैं बच्चों इसको। अगर हम रीअरेंज करें, हम ऐसे करते हैं बच्चों कि मॉलिक्यूलर मास को उधर ले आते हैं, तो PM इज इक्वल टू वॉल्यूम को इधर ले आते हैं, W/V/RT हो जाएगा। डेंसिटी क्या होती है? D इज इक्वल टू M/V। M मास इन ग्राम है, और हमारे इस चैप्टर में जो मास इन ग्राम है वो W से डिनोट किया गया है, तो इसलिए मैं D लिख सकता हूँ मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। मोल डेंसिटी होती है जी मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अब हमारे पास ये मैथमेटिकल फॉर्म कुछ ऐसे बन जाएगी, PM इज इक्वल टू DRT। अब D इसमें से निकालना है, तो D डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू PM ओवर क्या हो जाएगा? RT हो जाएगा। ये हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। इसमें एंट्री पे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कि जैसे बहुत सारी गैसेस दी जाती हैं और कहा जाता है किसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ से क्या पता चलता है बच्चों? जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो मुख्तलिफ गैसेस दे के आपसे डेंसिटी पूछ ले तो आप देखें जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। अच्छा, अगर एक ही गैस दे दे, उसके ऊपर दो डिफरेंट प्रेशर दे दे, तो जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी, प्रेशर कम होगा, डेंसिटी कम होगी। अच्छा, इसी तरीके से टेम्परेचर अगर एक ही गैस के ऊपर दे दे तो बच्चों जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा डेंसिटी कम होगी, टेम्परेचर कम होगा डेंसिटी ज़्यादा होगी। इसलिए हम देखते हैं कि घरों में जब गर्मियों में हम पंखा चलाते हैं तो बच्चों पहले पंखा गर्म हवा नीचे फेंकता है। वजह क्या होती है कि जितनी भी हमारे पास गैस होती है, एयर होती है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है, तो वो हवा जो है वो ऊपर की तरफ चली जाती है, क्योंकि जिस चीज़ की डेंसिटी कम होती है वो ऊपर की तरफ चली जाती है। तो बच्चों उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।